नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपनी अंतिम चर्चा के दौरान हम लोगों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी और उस चर्चा में हम लोगों ने कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किया था, जिनसे कि कारक में कितने भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, उनको हमें करने में आसानी हो। तो उन बिंदुओं की चर्चा हमने अपनी अंतिम चर्चा के दौरान समाप्त कर ली थी और आज की चर्चा पे मैंने आपसे ये वादे के साथ विदा ली थी कि कारकों का आज प्रारंभ हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अंतिम क्लास में मैंने कर्ता कारक ये हेडिंग आप लोगों को बता दी थी कि यहाँ से हम लोग अपनी चर्चा आज की प्रारंभ करेंगे। तो आइए यहीं से आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। क्या होता है कर्ता कारक और कैसे इसे हम पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरीके होते हैं मित्रों। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे हमने आपको कारक और उनसे संबंधित चिन्हों के बारे में जानकारी दे दी और किताबों में भी जब हम देखते हैं तो प्रायः इसी रूप में देखते हैं कि कहीं कर्ता कारक को हमें पहचानना होता है या किताबों में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो कर्ता कारक के अंतर्गत दे दिया जाता है कि वाक्य में क्रिया को करने वाले पद में कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह जो होता है वो ने होता है। ठीक है, और नीचे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से उसको बता देता है। एग्जाम्पल आपके सामने जैसे उसने दे दिया, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, तो यहां पर तुरंत वो आपको दिखा देता है कि यहां पर ये ने जो है, ने जो चिन्ह होता है वो कर्ता कारक का होता है, कर्ता कारक का चिन्ह है और चिन्ह से संबंधित पद जो है वो राम। इस राम में कौन सा कारक, यानी इस राम के साथ जो चिन्ह प्रयोग हो रहा है वो ने चिन्ह प्रयोग हो रहा है, ने चिन्ह प्रयोग हो रहा है जो कि कर्ता कारक को निरूपित करता है। तो ये राम पद जो हो जाएगा, राम पद जो हो जाएगा, इस राम पद में आपका कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये आसान सा होता है, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन अच्छा जब बनता है जब वाक्य में विभक्ति अथवा चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थिति में वाक्य को पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उस परिस्थिति में हम कैसे किसी पद में कारक की पहचान करते हैं, तो साथियों उसके लिए महत्वपूर्ण होता है उसकी परिभाषा। परिभाषा, किसी भी चीज की अगर परिभाषा जो होती है वो उस विषय को पूर्ण रूप से व्याख्या करने का कार्य करती है। परिभाषा के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास, मतलब वो चीज क्या है, एक तरीके से उसको समराइज वे में, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में उस चीज को हमें उसका जो सारगर्भिता है, जो उसका मुख्य बिंदु है, उसको समझाने का प्रयास जो करती है वो परिभाषा करती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वाक्यों में चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, तो उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो आइए अपनी उसी चर्चा को हम देखते हैं और देखते हैं कारक के प्रश्न किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक की परिभाषा के रूप में या परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे।
तो कर्ता कारक की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा क्या कहती है? देखिए, किसी वाक्य में क्रिया को करने वाले पद में कर्ता कारक होता है। ये होती है इसकी परिभाषा, ठीक है ना? ये होती है इसकी परिभाषा कि कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में वो पद जो क्रिया को करेगा, और क्रिया की मैं चर्चा पीछे भी कर चुका हूं कि क्रिया का मतलब होता है कार्य। किसी वाक्य में जो भी कार्य हो रहा होगा, जो भी काम हो रहा होगा, उस काम से संबंधित जो पद होगा, उस पद में क्रिया होगी, उस पद में क्रिया होगी। और उस क्रिया को करने वाला पद जो होगा, करने वाला जो पद होगा, उस पद में कर्ता कारक होगा। साथियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पे मैं आपको और बताना चाहूंगा। कभी कभी इसका भी प्रयोग करके हम आंसर को निकालने का प्रयास करते हैं। साथियों, कोई भी वाक्य रचना का यह बिंदु है। आगे मैं आपको जब वाक्य रचना पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। कोई भी वाक्य जो होता है, उस वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो साथियों, किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। उसमें पहला अंग आपका होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। विधेय, ठीक है ना? उद्देश्य जो होता है किसी वाक्य में, सामान्यतः कर्ता जो होता है, सामान्यतः कर्ता का जो पद होता है उसे हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। और उसके अतिरिक्त शेष जो कुछ भी होगा, शेष जो कुछ भी होगा वो विधेय के नाम से जाना जाता है, विधेय के नाम से जाना जाता है। अब इस शेष की बात करें तो यहां मुख्य रूप से कर्म और क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म और क्रिया का प्रयोग होता है। यहां पे एक बिंदु हम और देख लेते हैं। कर्म जब होगा तो क्रिया जो होगी वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। कर्म जब होगा, कर्म जब पाया जाएगा तो आपकी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और कर्म जब क्या होगा? अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होगा तो आपकी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो यहां से हम दो चीजें जान सकते हैं कि कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए वाक्य के लिए। तो कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया। देखिए, कर्म अनुपस्थित भी हो सकता है, कर्म अनुपस्थित भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में जो हमारी क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और जब कर्म पाया जाएगा तो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है? तो जब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं तो क्या कहती है? क्रिया को करने वाला पद, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया को जो पद करेगा उस पद में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका है वो क्या होता है? वो होती है इसकी विभक्ति अथवा चिन्ह। हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो साथियों क्या होता है? ने होता है। ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो ने होता है,
ठीक है। अब वो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चर्चा में शामिल की कि कई वाक्य ऐसे होंगे जहां पर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में हम पहचान किसके माध्यम से करेंगे? हम परिभाषा का सहारा लेंगे। तो देखिए, कर्ता कारकों का प्रयोग किसी वाक्य में, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, कर्ता कारक का प्रयोग किसी वाक्य में कितने प्रकार से हो सकता है? तो याद रखिएगा, कर्ता कारक का जो प्रयोग है वो किसी वाक्य में दो रूपों में देखने को मिलता है। एक तो कौन सा होता है? पहला होता है विभक्ति सहित, और दूसरा वाक्य होता है विभक्ति रहित, ठीक है, विभक्ति रहित। अब इसको हम वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, हम देखते हैं, अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, लड़कों ने मैच खेला, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, राम विद्यालय जाएगा, और तीसरा वाक्य मैंने लिखा, हेमा रात में सोती है। हेमा रात में सोती है, ठीक है ना। तीन वाक्य मैंने आपके सामने लिखे, ठीक। और यहां पर तीनों वाक्यों में पूछा कि कर्ता कारक का प्रयोग किस पद में हुआ है। तो देखिए, यहां पर बहुत आसानी से सबसे पहला जो तरीका है उसका क्या है? किसी भी कारक का चिन्ह जो है उस कारक की पहचान कराता है। तो यहां पर हम देखें, यहां पर ये ने चिन्ह का प्रयोग हो गया, और ने चिन्ह, अब पूछ रहा हमसे क्या? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह हमें मालूम है, पीछे चर्चा कर चुके हैं, ने कर्ता कारक का चिन्ह की चर्चा कर चुके हैं, ने। तो ये ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह है। तो यहां पर ने चिन्ह का प्रयोग देखिए यहां पे हो गया। इस वाक्य में हमें किसी प्रकार की भी कोई दुविधा नहीं, लड़कों में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक। लेकिन बाद के जो हमारे एग्जाम्पल हैं, राम विद्यालय जाएगा और हेमा रात में सोती है। अब देखिए, एक वाक्य हमें यहां मिल जरूर रहा है, में मिल रहा है, ठीक है। अब यदि में मिल रहा है तो ये में कर्ता कारक का चिन्ह नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस पद में कर्ता कारक नहीं होगा, कौन सा कारक है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमसे पूछ रहा है किस पद में कर्ता कारक है। तो यहां बाकी के जो हमारा दूसरा और तीसरा जो उदाहरण है, इसमें देखिए हमारा कहीं भी चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या इसमें कर्ता कारक नहीं होगा? क्योंकि हमने वाक्य की शर्त पढ़ी। अब यहां पे देखिए, दूसरी चीज से हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये एक वाक्य है और दूसरा भी ये क्या है? एक वाक्य है। और वाक्य की अभी हमने पीछे कंडीशन पढ़ी कि वाक्य होने के लिए क्या आवश्यक है? वाक्य होने के लिए उसमें कर्ता और क्रिया हो कम से कम, जिसे कर्ता को हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य, और इसे विधेय
विधेय, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये वाक्य है तो जाहिर सी बात है इस पद में कर्ता कारक होगा, इस पद में कर्ता कारक होगा। अब चूंकि चिन्ह नहीं है तो कारक की पहचान हम कैसे करेंगे? तो अब यहां पे हम जाएंगे परिभाषा पे। परिभाषा हमारी क्या कह रही थी? परिभाषा हमारी कह रही थी कि क्रिया को करने वाला, किसी वाक्य में कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला। अब यहां पर बस हम क्रिया देख लें, क्रिया हम देख लें क्या है। तो जरा देखिए, यहां पर दूसरे वाक्य में क्रिया है जाएगा, जाएगा, और तीसरे वाक्य में क्रिया है सोती है, यानी सोना। तो इस वाक्य की क्रिया है जाना और इस वाक्य की क्रिया सोना। तो अब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं कि क्रिया को कौन कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया कि क्रिया को करने वाला कौन है। तो देखिए, कौन जाएगा, कौन जाएगा, तो आंसर आपको मिला राम। कौन सोता है, कौन सोता है, आंसर मिला हेमा। तो क्रिया को करने वाला जो पद होगा राम और हेमा, उसमें आपका कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए सिर्फ चिन्ह के माध्यम से नहीं, हम परिभाषा के माध्यम से वहां तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं। और पेपरों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपरों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभक्ति रहित पद दे देता है, विभक्ति होती नहीं है और उसमें आपको पहचानना पड़ता है। तो हम सहारा लेते हैं परिभाषा का, सहारा लेते हैं परिभाषा का। तो यहां पर देखिए, जब विभक्ति नहीं होगी तो एक पॉइंट आपके सामने आ गया, आप लिख सकते हैं यहां पर विभक्ति रहित, पॉइंट बना करके लिख दें, विभक्ति रहित, विभक्ति रहित पदों में, विभक्ति रहित, विभक्ति रहित लिखते हैं एक मिनट, वाक्य में कर्ता कारक की कर्ता कारक की पहचान हेतु, पहचान हेतु क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं, क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं। ठीक है साथियों, क्रिया से क्या करेंगे? क्रिया से कौन का प्रश्न करेंगे, ठीक है। और कौन का आंसर दे जिसमें मिलेगा, कौन का उत्तर जो पद देगा उस पद में क्या होगा? कर्ता कारक हो जाएगा, उस पद में कर्ता कारक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस दो प्रकार से आपके कर्ता कारक के प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, कर्ता कारक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पे मैं आपको लिखवाना चाहूंगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको काल के टॉपिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, उसके आंसर को निकालने में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो बिंदु आप लिख लीजिए, कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग ने चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः भूतकाल में होता है। भूतकाल में होता है। ये पॉइंट जो है साथियों आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जब भी कर्ता कारक का प्रयोग उसके चिन्ह अथवा विभक्ति के साथ होगा, ध्यान रखेंगे, यदि कर्ता कारक का प्रयोग
उसके चिन्ह अथवा विभक्ति के साथ हो रहा है, तो ऐसे वाक्य में अधिकतर या प्रायः हम लोग बोल देते हैं काल अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, भूतकाल होगा। मतलब कुछ देखना ही नहीं है। अगर काल का क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा जा रहा है, कोई वाक्य दिया हुआ है, ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के साथ हुआ, पूछा गया इस वाक्य में कौन सा काल है, तो आंख बंद करके आप लगा दीजिए कि उस वाक्य में भूतकाल होगा, भूतकाल होगा। कोई आपको सोचने की आवश्यकता उसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे आपका पॉइंट कर्ता कारक का जो है, पहला कारक जो है वो समाप्त होता है। दूसरे कारक पे आइए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अपना दूसरा कारक जो कि हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर्म कारक की परिभाषा साथियों क्या कहती है? कर्म कारक की परिभाषा कहती है किसी वाक्य में क्रिया जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पद को प्रभावित करे, प्रभावित करे। ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए, उस पद में कर्म कारक होता है। अब ये क्या चीज होती है? देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि यदि सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, जैसे मैंने आपको अभी पीछे चर्चा के दौरान बताया, वाक्य के अंग में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो विधेय में क्रिया का प्रयोग दो रूपों में हो सकता है, या तो अकर्मक के रूप में या सकर्मक के रूप में। तो यदि क्रिया सकर्मक होगी, यदि क्रिया सकर्मक होगी, तो ऐसे पद में क्रिया जो है वो प्रभावित कर्म को कर रही होगी, कर्म को कर रही होगी। यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला पद जो होगा, जो पद होगा, उस पद को ही हम कर्म के रूप में जानेंगे, कर्म के रूप में जानेंगे। और उस पद में जो कारक होगा वो कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, अब इसको भी हम दो प्रकार से ही देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी विभक्ति जान लेते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन साथियों सीधे सीधे विभक्ति का ही दे देता है, पूछ लेता है आपसे कि दिए गए कारक की विभक्ति क्या होती है। क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है कर्म कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है, या संप्रदान कारक की, या किसी भी कारक का नाम देकर के आपसे पूछ लेता है उस कारक की विभक्ति कौन सी है। ठीक है, तो यहां पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो कर्म कारक होता है हमारा, कर्म कारक की विभक्ति साथियों वो को होती है। क्या होती है? को होती है। ये पॉइंट याद कर लेंगे हम लोग। विभक्ति कर्म कारक की को होती है। अब फिर से यहां पे एक प्रश्न आपका आता है इसका प्रयोग से संबंधित, प्रयोग से संबंधित। ठीक है, तो प्रयोग से संबंधित जब प्रश्न आता है तो यहां पर देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं कि कर्म कारक का प्रयोग भी वाक्य में दो रूपों में मिलता है। कर्म कारक का प्रयोग भी वाक्य में दो रूपों में मिलता है। एक होता है आपका विभक्ति रहित, और दूसरा होता है साथियों विभक्ति सहित। विभक्ति रहित और दूसरा विभक्ति सहित।
ठीक है ना। अब इसको भी हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर कर्म को जानने के लिए जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्रिया के टॉपिक में हम फिर से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे विषय से, ताकि चीजों को आपको जो समझना हो, जो उनकी जो एक तरीके से लिंक होता है एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ, तो उसको हम एक आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जब हम कर्म की बात करते हैं तो क्रिया के टॉपिक में हम लोग क्रिया का एक विभाजन कर्म के आधार पर देखते हैं, कर्म के आधार पर देखते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रियाएं साथियों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। सकर्मक, ठीक है। और सकर्मक क्रिया में भी इसका विभाजन दो प्रकार से होता है। सकर्मक में भी दो प्रकार से होता है। वो कैसे हो सकता है? एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। ये दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। कर्म का प्रयोग भी है, यदि ऐसी क्रियाएं जहां वाक्य में एक कर्म का प्रयोग हुआ हो, एक कर्म का प्रयोग हुआ हो, वहां एक कर्मक क्रिया होती है, और जहां दो कर्म का प्रयोग हुआ हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। और साथ ही उसकी पहचान होती है, इसकी पहचान होती है कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में जब द्विकर्मक प्रयोग हो जाते हैं, द्विकर्मक प्रयोग हो जाते हैं साथियों, तो ये द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म आपका, एक कर्म द्विकर्मक क्रिया में मैं यहां लिख देता हूं, द्विकर्मक क्रिया जब होती है, द्विकर्मक क्रिया जब होती है तो द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म आपका कहलाता है मुख्य कर्म, एक कहलाता है मुख्य कर्म और दूसरा कहलाता है गौण कर्म। यहां पे हम आपको छोड़ देते हैं, एक कहलाता है मुख्य कर्म और दूसरा कहलाता है गौण कर्म, ठीक है ना, मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो यहां पर जब हम चर्चा करेंगे, जब चर्चा करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये मुख्य कर्म और गौण कर्म, मुख्य कर्म और गौण कर्म के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो जो विभक्ति रहित होगी, विभक्ति रहित होगी, वहां पर प्रायः मुख्य कर्म का प्रयोग होगा, और जो विभक्ति सहित होगी वहां गौण कर्म का प्रयोग होगा, गौण कर्म का प्रयोग होगा। इसको हम आपको क्रिया के टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, क्रिया के टॉपिक में पूर्ण रूप से बताएंगे किस तरीके से होता है। सामान्य रूप से आप जानने के लिए एक पॉइंट यहां पे नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट यहां पर नोट कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट आपका होगा, वो पॉइंट आपका होगा कि जो विभक्ति रहित पद होगा, बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, जो विभक्ति रहित किसका पद होगा? कर्म कारक का। किसका? कर्म कारक का। विभक्ति रहित पद जो होगा वो निर्जीव होगा, वो निर्जीव होगा। और जिस कारकों में, कर्म कारक में विभक्ति का प्रयोग यानी को के साथ पद प्रयोग होगा वो प्रायः सजीव पद होगा, वो प्रायः सजीव पद होगा, सजीव पद होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए हम आपके सामने लिख रहे हैं, हम एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे विश्वामित्र ने राम को शिक्षा दी। विश्वामित्र ने राम को शिक्षा दी, ठीक है ना, राम को शिक्षा दी। और दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अध्यापक ने
हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अब दोनों वाक्य हैं, देखिए इसमें एक वाक्य है विभक्ति रहित और दूसरा वाक्य है विभक्ति सहित। तो पहला अगर हम देखें, पहले वाक्य की चर्चा करें और हमें कारकों की पहचान करनी हो बहुत आसानी से। देखिए किसी भी वाक्य में सबसे आसान जो पहचानना होता है वो होता है क्रिया का पद। क्रिया का पद अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्रिया का पद क्या होगा? शिक्षा। ये आपका पद हो गया क्रियापद, ये आपका हो गया क्रियापद। ठीक है, अब बाकी पदों की पहचान हम यहां कर ले रहे हैं इनके चिन्ह से। ने चिन्ह जो होता है वो होता है कर्ता कारक का, और को चिन्ह जो होता है वो होता है कर्म कारक। अब ने के साथ जो प्रयुक्त पद है वो है विश्वामित्र, तो इसमें कर्ता कारक, और को के साथ प्रयुक्त पद है राम, तो इसमें कर्म कारक। तो यहां वाक्य में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे कि दिए गए वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग किस पद में हुआ है, तो आपने इस चिन्ह को देख करके बता दिया राम में हुआ है, राम में हुआ है। दूसरा प्रश्न बनता है कि अगर ये दूसरा वाक्य दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें कर्म कारक का प्रयोग किस पद में किया गया है, कर्म कारक का प्रयोग किस पद में किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां देखिए ने का चिन्ह तो मिल रहा है, अध्यापक से स्पष्ट हो जाएगा, अध्यापक से स्पष्ट हो जाएगा कि अध्यापक में क्या कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन क्या कर्म कारक के लिए कोई मिल रहा, और क्रिया क्या है? पढ़ाना। ये पढ़ाई क्या है? पढ़ाना जो हो गया ये आपका क्रियापद हो गया, ये आपका हो गया क्रियापद। ठीक है ना। तो एक तो तरीका है कि तुक्का लगा करके हम लगा दें कि हिंदी बच रहा वही कर्म कारक होगा, लेकिन ये कोई फिक्स आंसर नहीं है। कई बार कर्मक क्रिया होती है, उस पद में क्या होता है? कर्म का प्रयोग नहीं होता है। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तो देखिए पहचानने के लिए एक बिंदु हम लोग और लिख लेते हैं। बिंदु आप लोग नोट कर लीजिए जो महत्वपूर्ण है। बिंदु क्या है? देखिए विभक्ति रहित पदों में कर्म कारक की पहचान करने हेतु क्रियापद से क्या का प्रश्न करते हैं। अब यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या का प्रश्न करते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं। ठीक है, और क्या का उत्तर जो पद दे, क्या का उत्तर जो पद दे उसी पद में कर्म कारक मान लेते हैं, कर्म कारक मान लेते हैं। ठीक है, देख यहां जैसे मैंने बोला अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो क्रिया यहां पे क्या है? पढ़ाई। अब इस पढ़ाई में हमने क्वेश्चन जैसे ही किया, क्या पढ़ाई, आपको इंटर मिल गया हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? उत्तर मिला हिंदी पढ़ाई। तो हिंदी पद जो हो जाएगा इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है साथियों, अपने अंतिम बिंदु पर मैंने चर्चा की थी, जरा उसको ध्यान से देखते हैं। हमने यह चर्चा की थी कि अगर कारक, कर्म कारक का प्रयोग विभक्ति के साथ होगा, विभक्ति के साथ होगा, तो वहां जो पद होगा वो कैसा होगा? सजीव होगा। लिखवाया था मैंने। अब यहां देखिए राम कैसा पद है? राम जो है वो सजीव पद है। राम कैसा पद है? सजीव पद है। ठीक है, और
दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि यदि कर्म कारक का प्रयोग बिना विभक्ति के हो तो उस पद में जो कर्म कारक का पद होगा वो निर्जीव होगा। यहां देखिए हिंदी एक विषय है, मतलब सजीव नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार का पद होगा, यदि कर्म कारक है और विभक्ति का प्रयोग उसके साथ नहीं हुआ है तो वो पद क्या होगा? निर्जीव पद होगा। ठीक है साथियों, एक वाक्य के माध्यम से जो मैंने मुख्य कर्म और गौण कर्म की चर्चा की थी उसको यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, ठीक है ना। मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। एक वाक्य लिखते हैं हम, जैसे बुद्ध ने अंगुलीमल को उपदेश दिया। बुद्ध ने अंगुलीमल को उपदेश दिया। ठीक है, एक वाक्य लिखा मैंने, अगर ध्यान से देखेंगे यहीं पे हम अपनी चर्चा को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि किसी वाक्य में मुख्य कर्म और गौण कर्म क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए, आसानी से देखिए आप, यहां पर सबसे पहले देखिए क्या क्रिया है दिया। ठीक है, देना क्रिया हो गई, देना। ठीक, अब यदि चर्चा करें यहां पे तो देखिए यहां प्रयोग हो गया किसका? ने का। यहां प्रयोग हो गया को का। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। यहां पर ये पद जो है उसमें क्या है? कर्ता कारक है। इस पद में को चिन्ह का प्रयोग होने के कारण कर्म कारक है। अब इस पद में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं दिया गया। क्रिया आपकी हो गई देना। तो अब हम इस पद में अगर पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? इस पद में हम करेंगे क्या? क्रिया से करेंगे क्या का प्रश्न। क्या दिया तो आंसर हमें मिला क्या? उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। तो जब उपदेश दिया तो इस पद में भी क्या का आंसर मिलते हैं? पद में कौन सा हो गया? कर्म हो गया। इस पद में भी कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक हो गया। और जब कर्म कारक हो गया तो इस पद में कितने कर्म हो गए? पहला कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया। तो यानी ये जो वाक्य हो गया, क्रिया के दृष्टिकोण से देखें तो वाक्य हमारा कैसा हो गया? ये हमारा द्विकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया? द्विकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। अब द्विकर्मक क्रिया में भी पहचान आपको करनी है कि अब इसमें कौन सा मुख्य और कौन सा गौण कर्म है। एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। तो उसकी चर्चा, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे तो वो अभी हमने आपको बताया। मुख्य कर्म और गौण कर्म के लिए ये देखिए, मुख्य कर्म और गौण कर्म के लिए मैंने बताया मुख्य कर्म जो होगा वो कैसा होगा? वो निर्जीव होगा। और जो गौण कर्म होगा वो सजीव होगा। गौण कर्म कैसा होगा? सजीव होगा। ठीक है, तो उसकी पहचान जब हम यहां पे देखेंगे तो देखिए अंगुलीमाल जो है ये कोई व्यक्ति है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और व्यक्ति है तो वो कैसा होगा? सजीव होगा। तो ये अंगुलीमाल जो होगा वो आप कैसा कर्म हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। और जो बचा क्या दूसरा? उपदेश। अब ये उपदेश कैसा है? निर्जीव है। तो ये उपदेश जो है ये आपका मुख्य कर्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतने ही प्रकार से आपके यहां पे कर्म कारक के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, या तो विभक्ति रहित या विभक्ति सहित। तो यदि विभक्ति के साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां पर को का प्रयोग हो रहा है वहां पर क्या होगा? वहां पर कर्म कारक। एक पॉइंट साथियों आपको और बताना चाहूंगा, इसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आपको बता दें, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कारकों की जो विभक्ति होती है, एक से अधिक कारकों की विभक्ति समान हो जाती है।
जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि कई वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जहां को चिन्ह का प्रयोग होगा लेकिन वहां कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कि को चिन्ह में कब संप्रदान कारक है और कब कर्म कारक है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसकी चर्चा हम आपको आगे अपनी आगे की क्लास में करेंगे, जब हम आपको संप्रदान कारक बताएंगे। ठीक है, कि कब को चिन्ह होने पर वाक्य में कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आज का कर्म कारक कंप्लीट हुआ। तीसरा कारक जो हमारा है साथियों, उसकी हेडिंग हम लोग डालते हैं। तीसरा कारक होगा हमारा करण कारक, और ये काफी महत्वपूर्ण कारक है। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और सिर्फ चिन्ह और विभक्ति पर आधारित ही नहीं होकर बल्कि भाव पर आधारित इसके कई प्रश्न होते हैं। तो कुछ इस कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमारी चर्चा जो होगी वो प्रारंभ होगी। तो चूंकि एक ये विस्तृत टॉपिक है करण कारक, कर्ता और कर्म की अपेक्षा, और पेपरों में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, तो इसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो आज की चर्चा में हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आप सब कर्ता कारक और कर्म कारक से संबंधित प्रश्नों का घर में अभ्यास करेंगे और करण कारक के साथ अपनी अगली कक्षा में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँगा, इस आशा के साथ कि घर में आप सभी कुशलता पूर्वक रहें। आप सभी को जय हिंद।